हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं त्रिभुवन पटेल आज आपको इस सीरीज में बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि अलग अलग परीक्षाओं में रेलवे ग्रुप डी के अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में अलग अलग शिफ्टों में पूछे हुए प्रश्नों की सीरीज है जिसमें आपको हम टॉप 10 बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा करें कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, जो वसा का पाचन करता है उसके एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वसा के पाचन करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? लाइपेज को कहा जाता है। या वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ही निकल जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो लाइपेज एंजाइम है आपका, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है आपके गुर्दे के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, बड़ियात के द्वारा या यकृत के द्वारा। को बताना है कि यह किसके द्वारा स्रावित होता है। तो वसा को पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम जो है वह यकृत से यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यकृत के द्वारा लाइपेज एंजाइम का स्राव किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि उच्च वसन की क्रिया में शरीर के बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? उच्च वसन की क्रिया में शरीर के बाहर निकाली गई ऑक्सीजन, वायु में जो आप शरीर के बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं उसमें वायु में के द्वारा, उसमें आपका बताना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन बोला गया 21% है, 23% है, 70% है या 4% है। तो आपको पता है कि पर्यावरण होता है, वायुमंडल है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% होता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि पूछ रखा है कि उच्च श्वसन की प्रक्रिया में जो शरीर से बाहर निकाली गई वायु आप निकालते हो उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो उसमें ऑक्सीजन जो है मंडल में उपस्थित जो 21% होता है उसके बराबर नहीं होता। कितना परसेंट हो जाए आपका? 17% होता है। 21% तो आपका पूछा जो है प्रेजेंट होता है 21% ऑक्सीजन, और लेकिन यहाँ पर इस क्रिया में कितना परसेंट होता है आपका? 17% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मतलब मानव शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जो मानव शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसमें दे रखा हीमोग्लोबिन है आपका, रुधिर प्लाज्मा द्वारा है आपका, या तो ए और बी दोनों, मतलब हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा होगा, या तो रुधिर प्लेटलेट्स तो होगा। तो प्लेटलेट्स आप जानते हैं, प्लेटलेट्स तो होगा नहीं, प्लेटलेट्स तो ये इसमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा। मतलब जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो ए और बी अर्थात हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके किसके द्वारा हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन के द्वारा हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? रुधिर प्लाज्मा के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? इसमें ए और बी दोनों से पूछा जाए, सिर्फ मान लीजिए दोनों दिया जाए, अगर किसी ऑप्शन में आपका एक ही दिया रहेगा यहाँ कोई दूसरा नाम, तो आप याद रखेंगे मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कौन करता है? हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा था कि एक सामान्य मनुष्य के लिए, आप बताइएगा इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सामान्य मनुष्य के लिए, एक सामान्य मनुष्य के वयस्क पुरुष के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा, सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा, सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिली रक्त में कितना है?
प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना है? को पता है कि हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ब्लड 28 में आपको बताना है कि जो मनुष्य में अगर पर 100 मिलीलीटर के बेस पर हम देखें तो पर 100 मिलीलीटर रक्त में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट होता है, 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन कितने एवरेज में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन से आपके 11.5 ग्राम है आपका, ऑप्शन से है, ऑप्शन बी 12.5 है ग्राम, ऑप्शन सी है आपका 13.5 ग्राम से, ऑप्शन डी जो है आपका 14.5 ग्राम से। तो आपको बताना है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो पर 100 मिलीलीटर पे पूछ रखा है कि जो ब्लड है, ब्लड का आपको बताना है कि जो पर 100 मिलीलीटर पे जो हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन मतलब 100 मिलीलीटर में उसका कितना परसेंटेज होता है। तो 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम पाया जाता है आपका, 14.5 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 14.5 ग्राम। अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पूछ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब क्या होगा आपका, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस का कब्रिस्तान कहा जाता है, कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत, अस्थिमज्जा आपके ऑप्शंस हैं, यकृत है, अस्थिमज्जा है, ऑप्शन से है आपका, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी आपका प्लीहा को, ऑप्शन डी है जो आपका हृदय को। तो आरबीसी की कब्रगाह आपको बताना है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी की जो कब्रगाह होती है या कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। किसको, प्लीहा को, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ध्यान से नोट कर लेंगे कि प्लीहा क्या है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अस्थिमेरा, अस्थिमज्जा जो होती है आपकी, अस्थिमज्जा बोन मैरो होती है, ब्लड का निर्माण जहां पर होता है। तो आप आरबीसी का मतलब समझिए रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है आपका व्हाइट ब्लड कॉर्पस होता है, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है, जो ब्लड के अलग अलग पार्टीशंस होते हैं। तो आरबीसी की कब्रगाह आपसे पूछ रखा है, तो आरबीसी की कब्रगाह क्या, किसको बोला जाएगा, प्लीहा को बोला जाएगा। प्लीहा जो है आरबीसी की कब्रगाह है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि मानव शरीर में, अब बताइए मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके डायलिसिस, ऑप्शन बी है आपका हीमोलिसिस, ऑप्शन सी है आपका ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है आपका पैरालिसिस। ऑप्शन डी क्या है आपका, पैरालिसिस है। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन एक क्या है, ऑप्शन एक करेक्ट है। डायलिसिस क्या होता है आपका, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, प्रकट होती है वह है। आपको बताना है कि ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहां पर है आपका हृदय है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका मस्तिष्क है, ऑप्शन सी आपका ऑप्शन डी आपका यकृत है। तो ईसीजी किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ईसीजी किससे संबंधित है, ईसीजी मस्तिष्क से संबंधित है। सीटी स्कैन जैसे आपका ईसीजी है तो ईसीजी किससे संबंधित है, आपका मस्तिष्क से अर्थात ब्रेन से संबंधित है। आपका ब्रेन से संबंधित ईसीजी के जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है उसको ईसीजी के द्वारा किस अंग की कार्य प्रणाली को हम व्यक्त करते हैं, तो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ईसीजी के द्वारा। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ईसीजी के द्वारा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगले सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से नमी और ऑक्सीजन को तो का कार्बन डाइऑक्साइड एक मीठे पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, मतलब अपने भोजन का जो निर्माण करते हैं वही प्रक्रिया क्या होती है आपकी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए इसमें से किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कौन सी गैस आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। क्या बोलेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, CO अर्थात कोबाल्ट। क्या बोलेंगे इसको, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन आपका दिया गया है, विटामिन B12 है, विटामिन आपका B2 है, विटामिन D है आपका, विटामिन A है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको इसमें से सारे विटामिनों के नाम पता होंगे, जैसे विटामिन क्या होता है, विटामिन आपको हम डिटेल में अलग से एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, जो विटामिन B12 होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट है आपका। विटामिन B12 जो होता है आपका, विटामिन B12 में इसका जो खुद का आपको बोला गया सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन B12 के सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट की, विटामिन B12 की सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ए आपका विटामिन ए होता है, ये विटामिन आपका डी है, विटामिन ए, विटामिन डी। विटामिन का एक अलग वीडियो आपको हम बनाएंगे,
उसमें आपको विटामिन के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है आप ध्यान दीजिए और उसके आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च की तीक्ष्णता के लिए मिर्च, आपने देखा है मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? कि 4 ऑप्शंस हैं आपके, अब बताइए जल्दी से। ए, बी, सी और डी। लाइकोपिन है, कैप्साइनिन है आपका, लाइकोपिन है आपका, कैप्साइनिन है आपका, कैरोटीन है आपका, एंथ्रोसाइनिन है आपका। तो जो मिर्च किसके द्वारा तीक्ष्ण होती है, मतलब मिर्च में क्या उपस्थित होता है जिससे मिर्च क्या होती है, बहुत ही तीखी लगती है। तो उसको आपको पता नहीं कौन से ऑप्शन है आपका। लाइकोपिन है आपका, कैप्साइनिन है आपका, कैरोटीन है आपका। कैरोटीन आप समझते हैं, कैरोटीन बाल और नाखूनों में, बालों से या ऊपरी शरीर की ऊपरी सतह में उपस्थित होते हैं। तो कैरोटीन तो होगा नहीं आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कैप्साइनिन हो जाएगा। कैप्साइनिन के कारण जो मिर्च होती है बहुत ही क्या होती है, तीखी होती है। मतलब मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्साइनिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। तो ये आपके टॉप 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हुए। थैंक यू।